किसने लाखों को तारा। किस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवछायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम नमो लोये उवसाहुणम। येषु पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानन्ते सव्वेसि पर्णमः वै मङ्गलम्। नमो 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 नमो। नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा। किस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवछायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो लोये सव्वसाहुणम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग थ्योरी की क्विक फायर रिवीजन करने वाले हैं। थ्योरी जैसा कि आपको पता है सीए फाइनल न्यू सिलेबस में थ्योरी मैंडेटरी है, मतलब आपको 20 to 25 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चंस मिलेगा। और खुशी की बात तो यह है कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। आपको अगर कीवर्ड्स रिटेन्ड हैं और उसके अंदर क्या लिखना है ये आपको पता है तो आप थ्योरी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के 80s, 90s, 95, 98 तक आए हैं, 100% आए हैं। तो इसका यह मतलब है कि उनका कहीं ना कहीं थ्योरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी वो इतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। और जो कम स्कोर कर रहे हैं प्रैक्टिकल अच्छा होने के बावजूद भी थ्योरी में वो वीक रह जाते हैं, थ्योरी वो अच्छे से नहीं तैयार कर पाते। सो मैंने आपको थ्योरी की मात्र 28 पेज का नोट्स दिए हैं, आप उसे प्लीज़ रेफ़र कीजिए। वैसे तो थ्योरी भी एंडलेस है, कितना ही करना चाहें आप कर सकते हैं, बट वो 28 पेज अगर आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए तो मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और 100% मार्क्स भी आप स्कोर करने का सोच सकते हैं। प्लस आपकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए। बस थ्योरी अगर अच्छी है, आप वही पॉइंट्स लिखते हैं जो बुक में लिखा हुआ है, तब तो कहना ही क्या। सो थ्योरी के यहाँ पर बेसिकली प्योर थ्योरी चैप्टर्स जो होते हैं वो हैं स्टार्टअप फाइनेंस, जिससे आपको थ्योरी आएगा ही आएगा। एक आपका होता है सिक्योरिटाइजेशन, एक आपका होता है सिक्योरिटी एनालिसिस, नंबर 4 रिस्क मैनेजमेंट, एंड नंबर 5 फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। और एक आप कह सकते हैं मिसलेनियस, जिसमें आपके मेनली प्रैक्टिकल चैप्टर्स कवर किए जाते हैं, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड एंड ऑल। सो यह आपको करना ही है, बिकॉज अगर आप 100% मार्क्स का सपना देख रहे हैं तो ये थ्योरी आपके लिए अनिवार्य है। मेन थ्योरी क्लास में हमने हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया था। इस थ्योरी क्लास में, इस रिविजनरी लेक्चर में हम लोग सबके कीवर्ड्स और मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के लिए वो डिस्कस करने वाले हैं। मेरा ये असम्पशन है कि आपने एक बार थ्योरी अच्छे से कवर कर ली है, आपने मेरे मेन क्लासेस को देख लिया है, अब आपका आगे एग्जाम आने वाला है, अब आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए आपको क्विक फायर एक रिविजनरी क्लास चाहिए। ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।
साथ साथ आप मेरे थ्योरी नोट्स को जरूर रेफर कीजिएगा। वो एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आप एग्जाम से पहले पढ़कर जाएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। आइए सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करते हैं, स्टार्टअप फाइनेंस। स्टार्टअप फाइनेंस नाम से पता चल रहा है जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, वो किस तरह से उनकी फंडिंग हो रही है, किस तरह से वो पैसे अरेंज कर रहे हैं, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस ए स्टार्टअप। किस तरह से हम एक स्टार्टअप को फाइनेंस कर सकते हैं, किस तरह से हम स्टार्टअप में पैसे की फंडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला है पर्सनल फाइनेंसिंग, पर्सनल क्रेडिट लाइन, फैमिली एंड फ्रेंड्स, पीयर टू पीयर लेंडिंग, क्राउड फंडिंग, माइक्रो लोन्स, वेंडर फाइनेंसिंग, परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल्स। फाइन। सो ये सारे तरह के मेथड्स हैं, वेज हैं जिसमें स्टार्टअप की फाइनेंस की अरेंजमेंट हो सकती है। व्हाट इज पिच प्रेजेंटेशन। जब भी आप एक पैसा अरेंज करने के लिए इन्वेस्टर्स को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाते हो, उस पूरे प्रेजेंटेशन को पिच प्रेजेंटेशन कहते हैं। सो पिच प्रेजेंटेशन में कौन कौन सी बातों का आपको ख्याल रखना है ये आपको देखना होगा। पिच प्रेजेंटेशन में कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले उसमें आपकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, टीम के बारे में होना चाहिए, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोजेक्शंस और माइलस्टोन्स, कंपटीशन, बिजनेस मॉडल, फाइनेंसिंग, ये सारी चीजें कवर होनी चाहिए पिच प्रेजेंटेशन में। व्हाट आर द मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप्स। सो फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप्स के क्या क्या मोड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग मतलब होता है सेल्फ फंडिंग, आप खुद अपनी मदद करें। सबसे पहले आपको खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी, तभी आप दूसरों से मदद ले सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स, जो आपके वेल विशर्स होते हैं, जो आप पे विश्वास करते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स। वेंचर कैपिटल फंड्स, जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो वेंचर कैपिटल के थ्रू आपके स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो तीन मोड्स हो गए, बूटस्ट्रैपिंग, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल फंड्स। बूटस्ट्रैपिंग के अंडर कौन कौन सी पॉइंट्स आती है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बूटस्ट्रैपिंग एंड डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ बूटस्ट्रैपिंग। कौन कौन से मेथड्स हैं बूटस्ट्रैपिंग के। मैंने बूटस्ट्रैपिंग मतलब समझा दिया कि जो आप खुद से अरेंज करते हैं। तो सबसे पहला है मेथड्स बूटस्ट्रैपिंग में, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग एंड लीजिंग। सो ये तीन मेथड्स हैं बूटस्ट्रैपिंग के अंडर, ये तीन मेथड्स आते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स वह होते हैं जो आप पे विश्वास करते हैं, आपके नियर एंड डियर वंस होते हैं, जो आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जो पैसे वाले भी होते हैं, जो आपकी प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाते हैं। फाइन सर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेंचर कैपिटल फंड्स। वेंचर कैपिटल फंड्स प्रॉपर फंड्स के थ्रू आपके स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट होता है। सो इसमें पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स। तो सबसे पहला है डोमेस्टिक फंड्स, फिर है आपका ऑफशोर फंड्स। ऑफशोर फंड्स में आते हैं ऑफशोर स्ट्रक्चर और यूनिफाइड स्ट्रक्चर। फाइन सर। फिर आपसे पूछा जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। तो सबसे पहला है लॉन्ग टर्म होराइजन, लैक ऑफ लिक्विडिटी, हाई रिस्क, इक्विटी पार्टिसिपेशन। आपसे एडवांटेजेस ऑफ ब्रिंगिंग वेंचर कैपिटल इन द कंपनी पूछा जा सकता है कि अगर हम वेंचर कैपिटल को अपनी कंपनी में लाते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इट इंजेक्ट्स लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस, एक तरह का हमें लॉन्ग टर्म इक्विटी मिलता है। इसमें वेंचर कैपिटल दोनों रिस्क और रिटर्न शेयर करते हैं, तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। आपको प्रैक्टिकल एडवाइस एंड असिस्टेंस मिलता है वेंचर कैपिटलिस्ट से।
वेंचर कैपिटलिस्ट का बहुत कॉन्टैक्ट्स होता है जो आपको आगे काफ़ी काम आता है। वो आपको एडिशनल फंडिंग भी दे सकते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वो आपकी कंपनी को आईपीओ के लिए भी तैयार कर सकते हैं और वो कंपनी की ट्रेड सेल को भी फैसिलिटेट करते हैं। अगर आपको कंपनी को किसी को बेचना है तो उसमें भी आपकी मदद करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। फाइन सर, क्या क्या स्टेज होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग के? तो सबसे पहला है सीड मनी, फिर आपका स्टार्टअप, फिर आपका फर्स्ट राउंड, फिर आपका सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड एंड देन लास्ट है फोर्थ राउंड, जिसमें आप पब्लिक में अपनी आईपीओ को इशू करते हैं। आप पब्लिक से पैसे मांगते हैं ताकि आपकी कंपनी बहुत जब बड़ी बन जाती है तो फिर आईपीओ ही लास्ट वेज होता है पैसे को इकट्ठे, पैसे को अरेंज करने के। आप देख सकते हैं ये एक तरह का रिस्क मैट्रिक्स है। हर एक स्टेज के अपने अपने पीरियड्स होते हैं और अपने अपने रिस्क परसेप्शन होते हैं। सीड मनी 7 से 10 साल तक लॉक्ड रहता है, रिस्क एक्सट्रीम होता है। स्टार्टअप में 5 से 9 साल तक पैसा लॉक्ड रहता है, वेरी हाई। फर्स्ट राउंड 3 to 7 years हाई, सेकेंड राउंड 3 to 5 years सफिशिएंटली हाई, थर्ड राउंड मीडियम 1 to 3 year एंड फोर्थ राउंड जब आप पब्लिक में पैसे रेस करते हैं तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी कंपनी बन चुके हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि पब्लिक में अब आपका इमेज, आपकी कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, अब रिस्क कम हो गया है। 1 to 3 year लो। फाइन सर, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट? सो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के स्टेप्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला है डील ओरिजिनेशन, देन आपका आता है स्क्रीनिंग, फिर आपका है ड्यू डिलीजेंस, देन डील स्ट्रक्चरिंग, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, एग्जिट प्लान। फाइन सर, वेंचर कैपिटल में किस तरह से, किस फॉर्म में इन्वेस्ट हो सकता है? तो या तो आप ट्रस्ट बना सकते हैं, या तो आप कंपनी बना सकते हैं, या तो आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं, एलएलपी जिसे कहते हैं। फाइन सर, फॉर्मेशन ऑफ वेंचर कैपिटल हैज बीन डिपिक्टेड इन द डायग्राम बिलो। सो फॉर्मेशन ऑफ वेंचर कैपिटल में कौन कौन मदद करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, पेंशन फंड्स, कॉरपोरेशन, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये सारे लोग वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह एक नए कंपनी में, नए स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। फाइन सर, फाइन सर। सो इंडिया में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें नए नए स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाता है, इंकरेज किया जाता है। उस इनिशिएटिव को स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव कहते हैं, जो 16 जनवरी 2016 में लॉन्च हुआ था। और इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं जिसको आपको देखना होगा कि किस किस वेंचर को इस स्कीम के तहत इनिशिएटिव मिल सकती है। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है? फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करवाए। डेफिनेटली इसके कीवर्ड्स तो आपको रिटेन करने ही करने हैं, प्लस उसके अंदर जो बातें हैं उसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी तो पूरा डिटेल में हमने अपने मेन क्लास में आपको कवर ऑलरेडी करवा दिया है। तो छोटा सा चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर, सिक्योरिटाइजेशन, सिंपल सा फंडा है सिक्योरिटाइजेशन का। बैंक के पास लोन है और बैंक इस लोन को बेचना चाहती है किसी थर्ड पार्टी को, जिसको हम एसपीवी कहते हैं। और एसपीवी क्या करती है? इस लोन को सिक्योरिटी में बदलकर इन्वेस्टर्स को देती है। सो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितने पार्टीज हो गए। अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हैं, सो एक बोरोवर है जिसने लोन लिया है आईसीआईसीआई बैंक से। आईसीआईसीआई बैंक ने इस लोन को एसपीवी को बेच दिया है और वो आगे इस लोन को सिक्योरिटी में कन्वर्ट करते हुए इन्वेस्टर को दे रहे हैं। फाइन, आईसीआईसीआई को ओरिजिनेटर कहते हैं, ओरिजिनेटर। फाइन, और इनको हम कहते हैं ऑब्लिगर, स्पेशल पर्पस व्हीकल, और ये हमारे हो गए इन्वेस्टर। फाइन, फिर से रिपीट करते हैं। बोरोवर ने आईसीआईसीआई से लोन बोरो किया, आईसीआईसीआई ने वो लोन एसपीवी को बेच दिया, एसपीवी ने उसकी सिक्योरिटी में कन्वर्जन की, उसको सिक्योरिटी बनाया और आगे इन्वेस्टर को बेच दिया।
ये एक बेसिक सा रफली स्पीकिंग आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। इससे आपको काफ़ी हद तक इस चैप्टर को समझने में मदद मिलेगी। हालांकि क्लास में हमने और इसको डिटेल में भी समझा है। आइए शुरू करते हैं चैप्टर सिक्योरिटाइजेशन। तो आप देख सकते हैं इंडिया में सिक्योरिटाइजेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई है और इसके बारे में भी मैंने आपको क्लास में बता दिया है। ठीक है, फाइन सर। सो सबसे पहले व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो सबसे पहले क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। बहुत सारे लोन्स होते हैं जिसको आपको प्रॉपर एक ग्रुप बनाकर सामने वाले को बेचना होता है। फाइन। टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, एक तरह का ये रिस्क मैनेजमेंट टूल भी है। हो सकता है आईसीआईसीआई ने अपना जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट था, जो उन्होंने लोन दिया था बोरोवर को, वो ट्रांसफर कर दिया एसपीवी को। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, एक तरह का प्रॉपर ये स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस होता है। हर एक किसी का रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर डिफाइन होता है। ट्रेंचिंग मतलब होता है अलग अलग भाग में लोन को डिवाइड कर सिक्योरिटी में कन्वर्ट करना। होमोजीनिटी, यहाँ पर जो सिक्योरिटी में इशू किए जाते हैं वो होमोजीनियस नेचर के होते हैं। अलग अलग लोन को पहले ट्रेंच करके एक होमोजीनियस नेचर में सिक्योरिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। कोई 15% आपको इंटरेस्ट देगा, कोई 10% आपको इंटरेस्ट देगा, कोई 5 साल के लिए होगा, कोई 4 साल के लिए होगा। प्रॉपर उसको होमोजेनिटी नेचर में डालना पड़ता है। फाइन सर, दीज आर द फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सो सबसे पहले बेनिफिट फ्रॉम द ऑरिजिनेटर्स एंगल। ऑरिजिनेटर कौन? आईसीआईसीआई। ये एक तरह का ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग होता है। मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस। आईसीआईसीआई अपने कोर बिजनेस में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। हेल्प्स टू इम्प्रूव फाइनेंशियल रेशियोज। फाइनेंशियल रेशियोज को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिलता है। रिड्यूस्ड बोरिंग कॉस्ट, इससे उनका बोरिंग कॉस्ट भी रिड्यूस्ड होता है। इन्वेस्टर एंगल से क्या क्या बेनिफिट है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। रिस्क डाइवर्सिफाई होता है। इन्वेस्टर्स को तो ऐसे एवेन्यूज चाहिए होते हैं जहां पर वो अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सके। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कभी कभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी उनको इन तरह के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, अगर कोई डिफॉल्ट भी होता है तो उनको पूरी प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं? सो यहाँ पर 2 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स और एक सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स। सो प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन आते हैं? ऑरिजिनेटर, स्पेशल पर्पस व्हीकल, द इन्वेस्टर्स। और सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन आते हैं? ऑब्लिगर्स, रेटिंग एजेंसीज, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट और ट्रस्टीज, क्रेडिट इनहांसर, स्ट्रक्चरर। फाइन, ये कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के। कुछ प्राइमरी हैं, कुछ सेकेंडरी हैं। व्हाट आर द स्टेप्स मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सो कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं सिक्योरिटाइजेशन में? सबसे पहले क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स, उसके बाद आप ट्रांसफर टू एसपीवी कीजिए, फिर सेल ऑफ सिक्योरिटाइज्ड पेपर्स होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट्स, रिकोर्स टू ओरिजिनेटर, रिपेमेंट ऑफ फंड्स, क्रेडिट रेटिंग टू इंस्ट्रूमेंट्स। सो ये कुछ स्टेप्स हैं सिक्योरिटाइजेशन के। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिटाइजेशन स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सिक्योरिटाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स इंडिया में फेस की जाती है? सबसे पहले स्टैम्प ड्यूटी की प्रॉब्लम, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इनएडिक्वेट डेट मार्केट, इनएफेक्टिव फोरक्लोजर लॉस। अगर आप कोई प्रॉपर्टी गिरवी में रखते हो और वो वापस आप सेल करना चाहते हो तो जल्दी से आप सेल नहीं कर सकते, बहुत सारे उसमें नियम कानून लग जाते हैं। इनएफेक्टिव फोरक्लोजर लॉज, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं सिक्योरिटाइजेशन के इंडिया में। व्हाट आर द सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स। सो सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला होता है पास थ्रू सर्टिफिकेट्स,
फिर होता है आपका पे थ्रू सिक्योरिटी, एंड एक लास्ट होता है आपका स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज। फाइन सर, सवाल ये उठता है कि सिक्योरिटाइजेशन को हम कैसे प्राइस कर सकते हैं, हाउ प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स आर डन। सो प्राइसिंग दो पॉइंट में हो सकता है, एक ओरिजिनेटर्स एंगल, सो यहां पर जितना वो आउटफ्लो इंकर कर रहे हैं, जितना उनका नुकसान है या जितना उनका आउटफ्लो है, एटलीस्ट वो उतना तो चाहेंगे ही चाहेंगे, उतना उनको इनफ्लो हो जाए, उस तरह से वो प्राइसिंग करेंगे, ओरिजिनेटर्स एंगल। और इन्वेस्टर्स एंगल क्या देखेगा कि भैया प्रेजेंट वैल्यू क्या है, जो भी मैं जिस सिक्योरिटी में मैं पैसा लगा रहा हूं उसका यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है, और उसको हम डिस्काउंट करके उसका जो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है उतना मैं लगाने को रेडी हूंगा, उतना मेरा प्राइसिंग तय किया जाएगा। फाइन सर, सो ये भी एक छोटा सा चैप्टर था, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको इसमें आएंगे डेफिनेटली। मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर की ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं और अभी आपका एकदम सारे पॉइंट्स अच्छे से रिवाइज हो जा रहे हैं। फाइन, आइए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, एक और चैप्टर करते हैं जिसका नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस। नाम से आपको लग रहा है कि इसमें हम लोग एक शेयर्स की एनालिसिस करेंगे। नॉर्मली जो हमारा एसएफएम क्लास का जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम लोग वहाँ पर डिस्काउंटिंग रूल फॉलो करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं किसी भी एक शेयर प्राइस की, कि इसका फंडामेंटल प्राइस कितना होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा। लेकिन एक तरह की और एनालिसिस होती है जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। ये एनालिसिस चार्ट्स, डायग्राम्स और पैटर्न पे डिपेंड करता है, ट्रेंड पे डिपेंड करता है। सो इस चैप्टर में सबसे पहला है व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। सो फंडामेंटल एनालिसिस वह होता है जो हम डिस्काउंट कर कर प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, उस पूरे एनालिसिस को फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है। व्हाट आर द की वेरिएबल्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। सो की वेरिएबल्स में तीन आते हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड फर्म या कंपनी एनालिसिस। इकोनॉमी एनालिसिस में है ग्रोथ रेट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड मेजर्स, ग्रोथ रेट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन्फ्लेशन, मॉनसून। फाइन, इंडस्ट्री एनालिसिस में आपके आते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिमांड सप्लाई गैप, बैरियर्स टू एंट्री, गवर्नमेंट एटीट्यूड, स्टेट ऑफ कंपटीशन इन द इंडस्ट्री, कॉस्ट कंडीशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। फाइन, फर्म एंड कंपनी एनालिसिस, इसमें आते हैं नेट वर्थ एंड बुक वैल्यू, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स, क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस, साइज एंड रैंकिंग, ग्रोथ रिकॉर्ड, फाइनेंशियल एनालिसिस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, लोकेशन एंड लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, पैटर्न ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डिंग, मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स। फाइन सर, सो ये हमने फंडामेंटल एनालिसिस समझा और उसमें तीन फैक्टर्स हो गए, इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी, उसके अलग अलग हमने पॉइंट्स को समझा। व्हाट आर द टेक्निकल एनालिसिस, इट्स अजम्पशन एंड इट्स प्रिंसिपल। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ शेयर प्राइस मूवमेंट। ये एक शेयर प्राइस मूवमेंट का मेथड है बेस्ड ऑन ए स्टडी ऑफ प्राइस ग्राफ्स और चार्ट्स। इसमें प्राइस ग्राफ और चार्ट्स को हम स्टडी करते हैं। इसके अजम्पशंस क्या क्या हैं? अजम्पशन यही है, सप्लाई एंड डिमांड का अजम्पशन है, बहुत सारे फैक्टर्स में ये गवर्न है, और प्राइस जनरली मूव इन ट्रेंड्स, इसमें ये कहा गया है, अजम्पशन लिया गया है। टेक्निकल एनालिसिस रिलाइज अपॉन चार्ट एनालिसिस, ये भी एक अजम्पशन है। फाइन सर, सो क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के? सबसे पहला प्रिंसिपल है द मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट को सब कुछ पता है, मार्केट के प्राइस में हर एक इंफॉर्मेशन डिस्काउंटेड है। प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स, प्राइस एक ट्रेंड में मूव करता है। हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है। सो हिस्ट्री को देखते हुए हम आगे के ट्रेंड्स का निर्णय ले सकते हैं। व्हाट इज डाउ जोन थ्योरी? डाउ जोन थ्योरी क्या होता है?
डाउ जोन थ्योरी भी एक तरह का थ्योरी है जिसमें यह बताया गया है मार्केट 3 तरह से मूव करता है, एक प्राइमरी मूवमेंट, एक सेकेंडरी मूवमेंट और एक डेली फ्लैक्चुएशन। प्राइमरी मूवमेंट 1 से 3 साल तक रहता है, या तो इसे बियर मार्केट कहते हैं या बुल मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी ट्रेंड ऑपोजिट होता है प्राइमरी मूवमेंट के, इसका जो पीरियड होता है 2 वीक्स टू 1 मंथ इसका पीरियड होता है। और डेली फ्लैक्चुएशन तो डेली मूव करता है। दीज फ्लैक्चुएशंस आर नॉट ए पार्ट ऑफ डाउ जोन थ्योरी इंटरप्रिटेशन, क्योंकि डेली फ्लैक्चुएशन को प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। फाइन सर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इवैल्यूएशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस की इवैल्यूएशन मतलब टेक्निकल एनालिसिस के फेवर के लोग भी होंगे और टेक्निकल एनालिसिस के अगेंस्ट भी लोग होंगे। बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि टेक्निकल एनालिसिस एक अच्छी चीज़ है, इसमें जो ट्रेंड होता है वो बिल्कुल सही प्रिडिक्ट करता है, और कोई ऐसे भी होंगे जो कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में सही ट्रेंड प्रिडिक्शन नहीं होती है। सबसे पहले हम फॉर में जाते हैं, जो इनके फेवर में है पहले उनकी बात सुनते हैं। पहले जो इनके फॉर में है पहले उनकी बात हम सुनते हैं। फाइन सर, इसमें कहा गया है कि क्राउड फिलोसॉफी कहता है कि ट्रेंड जरूर परसिस्ट करता है। सब लोग बाई करने में जाते हैं, सब सोचते हैं बाई होगा, प्रेशर क्रिएट होता है और अल्टीमेटली शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाता है, सेलिंग प्रेशर आ जाता है, मार्केट में एक ट्रेंड आ जाता है कि भैया सेल करना है, तो सभी लोग सेल करने आ जाते हैं। तो एक ट्रेंड का जरूर एक कीमत होता है, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस सही प्रिडिक्शन देता है। हेल्प्स इन डिटेक्टिंग दिस शिफ्ट रेदर अर्ली, ये डिटेक्ट करने में मदद करता है कि कब मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज होने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस हमें इसमें मदद करता है। प्राइस मूवमेंट टेंड्स टू कंटिन्यू मोर और लेस इन सेम डायरेक्शन। एक बार चार्ट ऊपर आ जाता है तो लगता है कि ये ऊपर ही जाएगा और मोर और लेस वो सेम डायरेक्शन में ही मूव करता है। टेक्निकल एनालिसिस ने जो कहा है वो सही कहा है। फाइन, जो डिक्टेटर्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये जो एनालिसिस है आर नॉट एबल टू ऑफर ए कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन, बहुत सही एक्सप्लेनेशन वो ऑफर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा जो इन्होंने पॉइंट रखा है वो ये रखा है कि जो मार्केट मूवमेंट्स हैं वो रैंडम होते हैं, इसमें कोई भी ट्रेंड नहीं है, मार्केट बढ़ता है और गिरता है, ये स्टैटिस्टिकल अप एंड डाउन है, इसमें कोई भी रीजन या ट्रेंड्स ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाय द टाइम एन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड मे हैव बीन सिग्नल्ड बाय टेक्निकल एनालिसिस, जब तक टेक्निकल एनालिसिस ये सिग्नल देगा कि भैया अप ट्रेंड होने वाला है या डाउन ट्रेंड होने वाला है, हो सकता है वो चीज ऑलरेडी हो चुका हो। और सेल्फ डिफीटिंग प्रपोजिशन है, ये अपने आप में ये एक सेल्फ डिफीटिंग प्रपोजिशन है जो कि सही कभी एनालिसिस नहीं दे सकता। फाइन सर, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल्स और फॉर्म्स ऑफ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी का जो हमने कॉन्सेप्ट है वो हमने प्रैक्टिकली मर्जर चैप्टर में कवर किया है। 3 फॉर्म होते हैं। वीक फॉर्म एफिशिएंसी, जहां पर प्राइस पास्ट डाटा, पास्ट न्यूज से अफेक्ट होता है। सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी, जहां पर जो प्राइस है वो पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन से अफेक्ट होता है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी, जहां पर पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट इंफॉर्मेशन हावी होते हैं, उसमें प्राइस प्राइवेट इंफॉर्मेशन से भी अफेक्ट होता है। फाइन सर, एक्सप्लेन द मिसकंसेप्शन अबाउट एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। फाइन, मिसकंसेप्शंस क्या क्या है? सबसे पहला मिसकंसेप्शन है कि मार्केट प्राइजेस फैक्टर इन ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन। दूसरा मिसकंसेप्शन है दे कैन नॉट रिफ्लेक्ट फेयर वैल्यू। तीसरा, लैक कंपिटेंस इन एन एफिशिएंट मार्केट। फाइन, एंड स्टॉक मार्केट इज इरेशनल। फाइन सर, एक्सप्लेन द डिफरेंट चैलेंजेस टू एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। क्या क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला, लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, इरेशनल बिहेवियर, मोनोपोलिस्टिक इन्फ्लुएंस, ये सारे चैलेंजेस हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के। फाइन, ये भी एक छोटा सा चैप्टर था जो कि हमने कवर किया। कीवर्ड्स आपको बिल्कुल रिकॉल करने होंगे, विदाउट कीवर्ड्स आप लिख भी नहीं पाओगे। कीवर्ड सही है तो पहला स्टेप आपका क्लियर हो जाता है, फिर सेकंड स्टेप है उसमें जो बातें आपके
माइंड में चल रही है, जो आपको कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लास में दिए हैं उसे लिखना, और डेफिनेटली आप इस तरह से थ्योरी में 100% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर, आइए, नया चैप्टर का नाम है रिस्क मैनेजमेंट। इसके ऊपर हमने प्रैक्टिकल चैप्टर भी कवर किया है, वैल्यू एट रिस्क, सो उसके ऊपर भी थ्योरी आ सकता है। सो डेफिनेटली आपका प्रैक्टिकल अगर स्ट्रांग है तो आप थ्योरी भी उतना ही अच्छे से लिख पाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहला है एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क इज फेस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को कितने प्रकार का रिस्क फेस करना पड़ता है। सो स्ट्रेटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क की अलग कैटेगरी है, वो क्या क्या है? काउंटर पार्टी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, फाइन इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। फाइन सर, सो इतने प्रकार के रिस्क कंपनी फेस करती है। व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क? हाउ इट कैन बी इवेल्युएटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, कैसे ये इवेल्युएट किया जा सकता है? तो फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क इज रेफर टू एन अनएक्सपेक्टेड चेंज इन फाइनेंशियल कंडीशन। कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन में अपने आप परिवर्तन आ जाता है, फाइनेंशियल कंडीशंस खराब होने लगता है ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, एक्सचेंज रेट, क्रेडिट रेटिंग, इंटरेस्ट रेट्स एटसेट्रा। फाइन सर, सो फाइनेंशियल रिस्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर। सो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल रिस्क क्या है? फाइनेंशियल रिस्क ये है कि कंपनी का डिवेंचर बढ़ता ही जा रहा है, तो शेयर होल्डर को रिस्क होगा कि कंपनी एंड मौके में उन्हें पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और कंपनी अगर पे नहीं कर पाएगी तो सारा लॉस हमें ही भुगतना पड़ेगा। फाइन सर, फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू का यह है कि कंपनी अगर एक्सेसिव लोन ले रही है या किसी पार्टी को दे रही है और सामने वाला पार्टी अगर डिफॉल्ट कर जाए तो कंपनी को काफी भारी नुकसान हो सकता है, कंपनी को लिक्विडेशन फेस करना पड़ सकता है। फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यह है कि अगर कोई बैंक फेल कर जाती है, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की डाउनग्रेडिंग हो जाती है, तो गवर्नमेंट को काफी दिक्कत होती है, बिकॉज ये एक सोसाइटी एट लार्ज को डिस्टर्ब कर देता है। तो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि कोई भी बैंक फेल हो। फाइन सर, व्हाट इज वैल्यू एट रिस्क? वैल्यू एट रिस्क के ऊपर हमने अलग से प्रैक्टिकल चैप्टर किया है। हमारा इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है उसे कहते हैं वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क के फीचर्स हैं, सबसे पहले कंपोनेंट्स, ये जानना पड़ेगा कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। टाइम पीरियड, कॉन्फिडेंस लेवल और लॉस इन परसेंटेज और इन अमाउंट। स्टैटिस्टिकल मेथड, फीचर्स में हम बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड है, टाइम होराइजन है, प्रोबेबिलिटी है, कंट्रोल रिस्क है, जेड स्कोर्स है। तो ये सारे फीचर्स ऑफ वैल्यू एट रिस्क के। एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एट रिस्क, वैल्यू एट रिस्क कहां कहां अप्लाई हो सकता है? मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकालने में, परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने में, लिमिट्स फिक्स करने में, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिसाइड करने में। ये एक तरह का टूल है फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट। फाइन सर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एप्रोप्रिएट मेथड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क मतलब मान लीजिए मेरी बैंक अगर किसी बैंक को लोन दे रही है, किसी पार्टी को लोन दे रही है, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक ने गीतांजलि जेम्स को लोन दिया, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी, और आपको पता है कि सामने वाला पार्टी का डिफॉल्ट कर जाता है तो पीएनबी को कितना भारी नुकसान झेलना पड़ता है। सो काउंटर पार्टी रिस्क, सामने वाली रिस्क पार्टी रिस्क पे है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें और उसको कैसे मैनेज करें। सो आइडेंटिफाई करने का कुछ तरीका है। सबसे पहले सामने वाला पार्टी अगर फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज, कोई रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से लग गई है, हॉस्टाइल एक्शन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट है, लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी, सामने वाली पार्टी को भी किसी पार्टी ने धोखा दे दिया, हैव बिकम इंसॉल्वेंट, सामने वाली पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई। सो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन है काउंटर पार्टी रिस्क के। इसको मैनेज कैसे करें? इसको मैनेज करने के लिए हमें ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए, हमें डू नॉट ओवर कमिट, जरूरत से ज्यादा हमें ओवर कमिट नहीं करना है, हमें अपने एक्सपोजर लिमिट्स ध्यान में रहने चाहिए, हमें क्रेडिट अप्रूवल लेते रहना चाहिए,
रेगुलरली हमें रैपिड एक्शन लेना चाहिए। अगर कभी भी कोई डिफॉल्ट या लाइक्लीहुड ऑफ डिफॉल्ट होता है तो यूज ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी इंश्योरेंस और अदर इंस्ट्रूमेंट्स को हमें यूज करना चाहिए ताकि हम अपने लॉस को कम कर सकें। हाउ शुड कंपनी एसेस पॉलिटिकल रिस्क एंड हाउ दिस रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड। कंपनी पॉलिटिकल रिस्क को कैसे एसेस कर सकती है और यह रिस्क कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो एसेस करने का कुछ तरीका है। सबसे पहले हमें पॉलिटिकल रैंकिंग देखनी होगी, हमें कंट्रीज मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन देखना होगा, जिस कंट्री में वो काम कर रहा है उस कंट्री का पॉपुलैरिटी ऑफ करेंट गवर्नमेंट देखना पड़ेगा एंड एसेस देयर स्टेबिलिटी बाय टेकिंग एडवाइजेस फ्रॉम एम्बेसीज। हम ये देख सकते हैं कि पॉलिटिकल रिस्क है कि नहीं। फर्दर फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू मिटिगेट दिस रिस्क। ये सारे टेक्निक हम यूज कर सकते हैं रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। लोकल सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, entering into joint ventures, local financing, prior negotiation. From the following actions by the government of the host country, this risk can be identified. हम इस रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर होस्ट कंट्री ये कहती है इंसिस्टेंस ऑफ रेसिडेंट इन्वेस्टर्स और लेबर, अगर वो इंसिस्ट करती है कि आपको लोकल लेबर ही हायर करने पड़ेंगे, रेस्ट्रिक्शंस ऑन कन्वर्जन ऑफ करेंसी, रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेन एसेट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, प्राइस फिक्सेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो इन सब से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉलिटिकल रिस्क है कि नहीं। हाउ इंटरेस्ट रेट रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड। हम इंटरेस्ट रेट रिस्क कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरली इंटरेस्ट रेट रिस्क इन सब चीज़ों से आइडेंटिफाई हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, एनी एक्शन बाय गवर्नमेंट सच एज डीमोनेटाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल डाटा, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, स्टॉक मार्केट चेंजेस। सो इन सब चीज़ों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट रेट रिस्क है कि नहीं। हाउ करेंसी रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड। करेंसी रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड बाय गवर्नमेंट एक्शन, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, नेचुरल कैलामिटीज, वार, कूप, रिबेलियन एसेट्रा, चेंज ऑफ गवर्नमेंट। इन सब तरीके से हम करेंसी रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फाइन सर। सो अगेन ये छोटा सा चैप्टर था जो आप आराम से रिवाइज कर लेंगे। डेफिनेटली अभी तक आप थ्योरी छोड़ के जा रहे थे तो प्लीज आप करिए। आप देख सकते हैं मैं कितने इजी बेसिस पे आपको सिर्फ कीवर्ड्स बताकर इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया। इसका मतलब अगर आप सिर्फ कीवर्ड्स भी आप ध्यान रख लें तो आप काफी कुछ अचीव कर सकते हैं अपने एग्जाम में थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन सर। आइए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। फाइन। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो इसमें आता है एसएफएम का क्या फंक्शन है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना, बेस्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना, सेलेक्ट करना, ऑप्टिमम मिक्स ऑफ फंड्स, सिस्टम फॉर इंटरनल कंट्रोल, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। फाइन सर। व्हाट आर द की डिसीजंस फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। सो यह है फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, पोर्टफोलियो डिसीजन। एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटरप्राइज स्ट्रेटेजी। सो यहां पर आता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। फाइन सर। यहां पर आता है 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के 3 मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल टूल्स एंड फाइनेंशियल गोल्स। सो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्लस फाइनेंशियल टूल्स will make us reach to our financial goal. Fine. Write a short note on balancing financial goals vis-a-vis sustainable growth. So sustainable growth मतलब होता है G is equals to B into R. So हमें एक बैलेंस बनाकर चलना होगा और अगर हम बैलेंस बनाकर चलते हैं तो डेफिनेटली कंपनी बहुत आगे जाएगी, बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। फाइन सर। Explain the interface of financial policy and strategic management.
ये पैराग्राफ बताएगा कि किस तरह से फाइनेंशियल पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिलेटेड है। द इंटरफेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल पॉलिसी विल बी क्लियरली अंडरस्टूड if we appreciate the fact that the starting point of an organization is money and the end point of that organization is also money. So इस चैप्टर में हम मनी मैनेजमेंट सीखते हैं। इस सब्जेक्ट में टोटल मनी मैनेजमेंट की बातें होती है और यही कारण है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और फाइनेंशियल पॉलिसी आपस में इंटरलिंक्ड है। बाकी बातें आपको पैराग्राफ वाइज लिखना पड़ेगा, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करिएगा और डेफिनेटली आपको ये सारे चैप्टर्स बहुत ही आसान लगेंगे। एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फाइन। सो ये बेसिक आपके 5 चैप्टर हैं जो आपको मस्ट रिवीजन है और फिर आपके पास टाइम के हिसाब से जो भी और एक्स्ट्रा आपको बातें आपको पढ़नी है वो आपको पढ़नी चाहिए। बट ये 5 चैप्टर्स की तो थ्योरी आप जितना मैंने आपको यहां पर आपको कहा है उतना तो आपको करना ही करना है। दिस इज अ बेयर मिनिमम। फाइन। सो आई होप ये एक रिविजनरी लेक्चर था। डेफिनेटली आपको अगर फुल फ्लेज थ्योरी क्लास चाहिए तो हम उसको टोटल 10 घंटे में कवर करते हैं इन आवर हिंदी लेक्चर। सो आपको वो देखना चाहिए। बाकी ये पार्ट आप छोड़कर नहीं जा सकते और मेरा मानना है कि आपको थ्योरी बुक जरूर देखना चाहिए। एक बार जरूर मेरा देखना चाहिए थ्योरी बुक जो मैंने मेहनत करके बनाया है। चाहे आप मेरे स्टूडेंट्स हो या नहीं हो, आप प्लीज़ मेरी एक बार मेहनत देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो अप्रिशिएट भी करिएगा। 9911442626। साथ साथ मैंने कुछ फॉर्मूले बुक भी दिए हैं, फॉर्मूला लिख कर दिया है। आप प्लीज़ उसे अच्छे से रिटेन करके एग्जाम में जाइएगा। याद रखिएगा हमारा टारगेट 100% मार्क्स का है और आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। आपको फुल्ली कॉन्फिडेंट रहना है और एग्जाम फेस करना है। ठीक है, अगर आप अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। ये बात आप नोट कर लीजिए। इसी सोच के साथ कि आप बहुत अच्छा करोगे, दुनिया में नाम कमाओगे, आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाए, मैं यही कामना करता हूं और आपकी अच्छी रिजल्ट्स का मैं हमेशा इंतजार करूंगा। आपके गुड विशेस और सजेशन और फीडबैक का हमेशा इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अच्छे से एग्जाम दीजिए, बहुत कॉन्फिडेंट होइए और नेगेटिव थॉट्स माइंड में आने ही मत दीजिए। फाइन सर।